कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 10 जिसका नाम है चतुर्भुज की अभ्यास 10 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अभ्यास से संबंधित मुख्य शब्दों की परिभाषाओं को समझ लेते हैं। अगर ये परिभाषाएं हमको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला शब्द है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज की परिभाषा है चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार सरल सीधी रेखाओं से घिरी आकृति कहलाती है, एक बंद आकृति कहलाती है चतुर्भुज। ये आकृति आपके सामने है। इस आकृति में चार रेखाएं, चार सीधी रेखाएं, 1 2 3 और 4, और चारों रेखाओं से ये आकृति बंद है, कहीं से खुली हुई नहीं है। जैसे खुली हुई आकृति अगर मैं इस प्रकार बना दूं तो ये आकृति यहां से खुली हुई है। चार रेखाओं से एक ऐसी आकृति जिसमें चार रेखा हो और चारों रेखाओं से वो आकृति बंद होनी चाहिए, उस आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। अब हम चतुर्भुज के अंगों के बारे में समझते हैं। चतुर्भुज के कुछ अंग होते हैं, वो कौन कौन से अंग है उनको समझते हैं। चतुर्भुज में एक अंग है शीर्ष, चतुर्भुज का शीर्ष। अब जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पर दो रेखाएं मिलती हैं चतुर्भुज में, उस बिंदु को हम कहते हैं चतुर्भुज का शीर्ष। जैसे इस बिंदु पर दो रेखाएं, एक और ये दो रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो इस बिंदु को हम कहेंगे इस चतुर्भुज का शीर्ष। दो रेखाएं चतुर्भुज में जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को चतुर्भुज का हम शीर्ष कहते हैं, और इस शीर्ष का नाम जैसे हम रख लेते हैं ए। यहां पर भी देखिए, इस बिंदु पर भी दो रेखाएं मिल रही हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु को ही हम कहेंगे चतुर्भुज का शीर्ष। इस बिंदु पर भी दो रेखाएं मिल रही हैं, तो ये भी होगा चतुर्भुज का शीर्ष। और इस बिंदु पर भी दो रेखाएं मिल रही हैं, तो इस बिंदु को कहेंगे हम चतुर्भुज का शीर्ष। इस शीर्ष का नाम हम रख लेते हैं बी, और इस शीर्ष का नाम सी, और इस शीर्ष का नाम रख लेते हैं डी। तो चतुर्भुज की आकृति में जहां पर दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। और प्रत्येक चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। तो इस आकृति, ये आकृति चतुर्भुज की है क्योंकि यहां पर चार सरल रेखाएं से चार सरल रेखाओं द्वारा ये बंद आकृति यहां पर बनी हुई है, तो ये आकृति कहलाएगी चतुर्भुज। और चतुर्भुज में होते हैं चार शीर्ष। इस चतुर्भुज में चार शीर्ष है जिनके नाम हमने रखे हैं ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। अब आगे चतुर्भुज का अंग है भुजाएं। चतुर्भुज जिन चार सरल रेखाओं से बना होता है, उन चार सरल रेखाओं को ही हम कहते हैं चतुर्भुज की भुजाएं। एक रेखा ये थी ए बी, तो यही रेखा कहलाएगी चतुर्भुज की एक भुजा। ये दूसरी रेखा थी बीसी, इस रेखा को भी हम कहेंगे चतुर्भुज की भुजा। तीसरी रेखा थी सी डी, ये भी कहलाएगी चतुर्भुज की भुजा। और चौथी रेखा थी यहां पर डी ए, ये भी है चतुर्भुज की भुजा। तो चतुर्भुज जिन चार सरल रेखाओं से घिरा होता है, उन सरल रेखाओं को ही हम चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। तो प्रत्येक चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। जैसे इस आकृति में, इस चतुर्भुज की आकृति में चार भुजाएं हैं और उनके नाम है, एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी और चौथी भुजा है डी ए। अगला अंग है चतुर्भुज का कोण। पहले समझते हैं कोण क्या होता है। तो जहां पर दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, अगर दो रेखाएं ऐसी हो जो एक ही बिंदु से शुरू हो, तो दो रेखाओं के झुकाव को हम कहते हैं, दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है उस झुकाव को हम कहते हैं कोण। अब जहां पर भी दो भुजाओं के बीच में झुकाव होगा वहीं पर एक कोण का निर्माण होगा। देखिए शीर्ष ए पर दो भुजा है, यहां पर ए बी, और एक भुजा है ए डी। दोनों भुजाओं के बीच में ये जो झुकाव है ये कहलाएगा कोण। प्रत्येक शीर्ष पर दो रेखाएं मिलती हैं और दो रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसको हम कोण कहते हैं। तो प्रत्येक शीर्ष पर एक कोण का निर्माण होता है। देखिए एक कोण यहां पर, दूसरा कोण ये हो जाएगा शीर्ष बी पर, तीसरा कोण शीर्ष सी पर,
और चौथा कोण हो जाएगा शीर्ष डी पर, क्योंकि प्रत्येक शीर्ष पर दो भुजाएं मिलती हैं और दो भुजाओं के बीच का जो झुकाव होगा उसको हम कोण कहते हैं। और चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं और प्रत्येक शीर्ष पर एक कोण का निर्माण होता है। इस प्रकार चतुर्भुज में होते हैं चार कोण। वैसे इस चतुर्भुज की आकृति में एक कोण है, कोण ए। पहले कोण का चिन्ह और फिर शीर्ष का नाम लिख देंगे। जिस शीर्ष पर वह कोण बन रहा है उस कोण का नाम लिखने के लिए एक कोण का चिन्ह लगाएंगे और उस शीर्ष का नाम लिख देंगे जिस शीर्ष पर वह कोण बन रहा है। दूसरा कोण है यहां पर कोण बी, तीसरा कोण है कोण सी और चौथा कोण है कोण डी। अब आगे समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं विकर्ण। चतुर्भुज का एक अंग है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। विपरीत, अगर हम चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिला दें, सम्मुख शीर्षों को मिला दें एक रेखाखंड द्वारा, तो उस रेखाखंड को हम कहते हैं चतुर्भुज का विकर्ण। जैसे यहां पर शीर्ष ए है और शीर्ष ए के जो सम्मुख शीर्ष है वह सी है। सम्मुख का मतलब सामने वाला शीर्ष। इसके विपरीत शीर्ष कौन सा है? तो ए के विपरीत शीर्ष है यहां पर सी, ए के सम्मुख शीर्ष है यहां पर सी, और इन शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बना है इसी को हम कहेंगे चतुर्भुज का विकर्ण। विकर्ण तो दो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर, चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है उस रेखाखंड को हम कहते हैं चतुर्भुज का विकर्ण। और जैसे शीर्ष बी और शीर्ष डी को मिलाने पर भी एक चतुर्भुज का ये भी कहलाएगा एक विकर्ण, क्योंकि शीर्ष बी के सम्मुख शीर्ष है डी, बी के सामने वाला शीर्ष है डी, बी के विपरीत शीर्ष है यहां पर डी। तो इन विपरीत शीर्षों को मिलाने पर जो ये रेखाखंड बना है ये कहलाएगा चतुर्भुज का विकर्ण। और प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। जैसे इस चतुर्भुज में एक विकर्ण है एसी और दूसरा विकर्ण है बी डी। तो दो विकर्ण होते हैं प्रत्येक चतुर्भुज में, दो विकर्ण, और इस चतुर्भुज में एक विकर्ण है एसी और दूसरा विकर्ण है बी डी। अब समझते हैं सम्मुख कोण। पहले हम समझ लेते हैं सम्मुख कोण क्या होते हैं। सम्मुख कोण, जैसे अभी हमने सीखा, यहां पर शीर्ष ए के सम्मुख कोण है सी। सम्मुख का मतलब सामने वाला, विपरीत, ए के विपरीत शीर्ष है यहां पर सी, तो यही शीर्ष कहलाएंगे। तो विपरीत शीर्षों पर बने कोण कहलाते हैं विपरीत शीर्षों पर बने कोण कहलाते हैं सम्मुख कोण, या सम्मुख शीर्षों पर बने कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे शीर्ष ए पर एक कोण बना हुआ है, शीर्ष सी पर एक कोण है, तो ए और सी शीर्षों पर जो ये कोण बने हुए हैं यही कोण कहलाएंगे सम्मुख कोण। इसी प्रकार शीर्ष बी और शीर्ष डी पर, इन सम्मुख शीर्षों पर जो कोण बने हैं ये दोनों कोण कहलाएंगे सम्मुख कोण। जैसे यहां पर हम लिख लेते हैं सम्मुख कोण कौन से हैं, कोण ए तथा कोण सी, ये दोनों सम्मुख कोण हैं। फिर कोण बी तथा कोण डी, ये दोनों कोण सम्मुख कोण है। अब हम बात करते हैं संलग्न भुजाओं की। संलग्न भुजाएं क्या होती हैं? तो चतुर्भुज में ऐसी दो भुजाएं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उन भुजाओं को हम संलग्न भुजाएं कहते हैं। जैसे एक भुजा यहां पर है ए बी। ए बी, अगर हम ए बी भुजा और ए डी भुजा दोनों की अगर बात करें तो दोनों भुजा में एक शीर्ष ए जो है उभयनिष्ठ है, यह दोनों भुजाओं का शीर्ष है ए। चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उन भुजाओं को हम संलग्न भुजाएं कहते हैं। ए बी के संलग्न भुजा यहां पर है ए डी। तो लिखते हैं यहां पर, देखिए ए बी के संलग्न भुजाएं, ऐसे लिखते हैं इनको यहां पर, ए बी की संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजा कौन सी होंगी? देखिए भुजा ए बी के संलग्न भुजा यहां पर दो होंगी। एक तो होगी ए डी, क्योंकि ए बी और ए डी, अगर इन दो भुजाओं की बात करेंगे तो शीर्ष ए उभयनिष्ठ हो जाएगा। अगर भुजा ए बी और बी सी की बात करें तो यहां पर शीर्ष बी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये भुजा और ये वाली भुजा दोनों संलग्न कहलाएंगी। तो भुजा ए बी के संलग्न भुजा यहां पर कौन कौन सी हैं? जो इसके पास वाली भुजाएं हैं। एक तो है ए डी और दूसरी भुजा है यहां पर बी सी।
इस प्रकार चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की दो दो संलग्न भुजाएं होती हैं। अगर हम भुजा बीसी की संलग्न भुजाओं की बात करें, तो बीसी की संलग्न भुजाएं यहां पर कौन सी हो जाएंगी? देखिए बीसी का एक सिरा है, एक शीर्ष है बी और एक शीर्ष है सी। तो भुजा बीसी के जो संलग्न भुजा होंगी, एक तो होगी बीसी और एक होगी ए ए बी। ए बी और बीसी ये दोनों संलग्न भुजा हो जाएंगी। और बीसी के संलग्न भुजा यहां पर सी डी भी होगी, क्योंकि यहां पर सी उभयनिष्ठ है इन दोनों भुजाओं में। तो भुजा बीसी के संलग्न भुजा यहां पर हो जाएगी एक ए बी और एक हो जाएगी सी डी। फिर भुजा अगर हम सी डी की संलग्न भुजाओं की बात करें, संलग्न भुजा, तो भुजा सी डी के पास वाली जो दो भुजाएं कौन सी है? एक तो है बीसी और एक है डी ए। तो भुजा सी डी की जो संलग्न भुजाएं हैं वह है बीसी और डी ए। अगर हम भुजा एडी की संलग्न भुजाओं की बात करें, एडी की संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजा, तो अब हमको भुजा एडी के पास वाली दो भुजा देखनी है। तो एडी के पास वाली भुजा कौन सी है? एक ए बी है और एक है सी डी। तो लिखते हैं ए बी कॉमा सी डी। तो प्रत्येक भुजा की दो संलग्न भुजाएं होती हैं, और संलग्न भुजाएं चतुर्भुज की वे भुजाएं होती है जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। जैसे ए बी और सी डी, एक शीर्ष ए जो है ये दोनों भुजाओं में उभयनिष्ठ है, एक ही है। अब हम बात करते हैं सम्मुख भुजाओं की। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनका एक भी शीर्ष उभयनिष्ठ ना हो। तो जैसे ए बी और सी डी, अगर इन दोनों भुजाओं की अगर हम बात करें, भुजा ए बी के शीर्ष ए और बी है, भुजा सी डी के शीर्ष सी और डी है, दोनों भुजाओं में एक भी शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। इसके भी दोनों शीर्ष अलग हैं, उसके भी दोनों शीर्ष अलग हैं, तो ये दोनों भुजाएं कहलाएंगी सम्मुख भुजाएं। तो ए बी तथा सी डी दो सम्मुख भुजाएं हैं। उसी प्रकार भुजा बीसी और डी ए ये दोनों सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। भुजा बीसी तथा डी ए ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। तो चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनका एक भी शीर्ष उभयनिष्ठ ना हो, उनको हम कहते हैं सम्मुख भुजाएं। अब हम चलते हैं आगे। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ नाम यहां पर लिखे हुए हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज, समलव, पतंग, उत्तल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज के कुछ प्रकार हैं। अब हम इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, प्रत्येक चतुर्भुज के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं और इनके गुणों के बारे में। पहला चतुर्भुज जैसे है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज है, ऐसी चार सरल रेखाओं से घिरी आकृति है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, समांतर का मतलब कभी एक दूसरे को ना काटती हो, और बराबर भी हो, जिसकी सम्मुख वाली भुजाएं, जैसे इस भुजा के सम्मुख ये वाली भुजा होगी, ये दोनों भुजा कैसी है? समांतर। तो समांतर के लिए ऐसे हम तीर का चिन्ह लगा देते हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। तो ऐसी आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर भी हो। तो ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के समांतर भी है और इसके बराबर भी होगी, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों सम्मुख भुजा कैसी है? समांतर भी है और इनकी लंबाई भी बराबर है। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर एवं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण हैं, देखिए इन गुणों को देख लेते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर एवं बराबर होती हैं। ये आमने सामने वाली जो सम्मुख भुजाएं हैं विपरीत हैं। सामने वाली जो भुजाएं हैं, एक इस भुजा के सामने भुजा है ऊपर वाली, इसके सामने वाली भुजा है ये वाली। तो जो विपरीत भुजाएं हैं वे समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। फिर अगला गुण है इसका
किन्हीं दो आसन कोणों का योग 180 होता है। आसन कोण एक ही भुजा पर बने कोण, जैसे यहां पर देखिए इस भुजा पर दो कोण बने हुए, इस शीर्ष पर और इस वाले शीर्ष पर, तो इन दोनों कोणों का योगफल रहता है 180। अगर हम इस भुजा की बात करें तो इस वाले कोण और इस वाले कोण, इन दोनों कोणों का योगफल आएगा 180। अगर इस भुजा की बात करें तो ये और ये, इन दोनों का योगफल आएगा 180। तो समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। अगला गुण है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का मतलब है इसके अंदर ये जगह कितनी है, ये कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया, कितनी जगह इस आकृति ने घेर रखी है, उस को मापने के लिए हमें उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये आधार की माप लेंगे और इसकी ऊंचाई कितनी है, इन दो समांतर रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है ये कहलाएगी इसकी ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो आधार होगा और उसकी जो ऊंचाई है, उन दोनों की गुणनफल को ही हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र आपको याद भी रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वह है आधार गुणा ऊंचाई। अब अगला चतुर्भुज देखिए, अगला चतुर्भुज है हमारे पास, पहले हम इसको अब अगला चतुर्भुज है आयत। आयत क्या होता है? आयत की परिभाषा है एक चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके का प्रत्येक कोण, जैसे सभी चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है इसके चारों कोणों की माप एक 90 डिग्री होती है। चारों कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री माप के होते हैं चारों कोण, और इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वह समांतर और बराबर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर भी होगी और इसके बराबर भी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर भी रहेंगी और समांतर भी रहेंगी। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी रहती हैं, और आयत का प्रत्येक कोण, चारों कोण इसके समकोण होते हैं, 90 डिग्री माप के कोण होते हैं। इसका गुण है, आयत के गुण है, ये सभी गुण यहां पर लिखे हुए हैं। विपरीत भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं। ये आमने सामने वाली भुजाएं कैसी होंगी? समांतर भी होंगी और बराबर भी होती है इनकी लंबाई। विकर्ण बराबर होते हैं, इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये वाला विकर्ण और ये विकर्ण, ये दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है आयत में, और वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। जैसे इस विकर्ण की लंबाई 10 है, तो इस बिंदु से उधर की ओर की लंबाई 5 रह जाएगी और इस ओर की लंबाई भी 5 हो जाएगी। और आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर भी होती है, तो दूसरा विकर्ण भी 10 सेंटीमीटर का होगा, तो 5 इधर रह जाएगा और 5 उधर। तो आयत का गुण है कि इसके दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, दो बराबर हिस्सों में एक दूसरे को बांटते भी हैं। अगर आयत की आपको परिमाप ज्ञात करनी है, परिमाप का मतलब है इसकी ये चारों ओर से एक, अगर हम इस आयत के चारों ओर यहां पर तार लपेटें तो इस तार की लंबाई कितनी होगी? कितनी दूरी, अगर आपने यहां आप खड़े हुए हैं और इसके चारों शीर्षों पर घूमकर इसी शीर्ष पर आ जाएं तो आपने कितनी दूरी चली? तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको आयत की परिमाप ज्ञात करनी होगी, और आयत की परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। एल का मतलब है लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है, बी का मतलब है आयत की चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई के योगफल की गुणा हम कर देते हैं 2 से, तो हमको आयत का परिमाप मिल जाता है। उसके बाद है क्षेत्रफल। अगर आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल का मतलब है इस आयत ने कितना क्षेत्र घेर रखा है, इस आकृति ने कितना क्षेत्र घेर रखा है, तो क्षेत्र की माप हम निकालते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है। उस आयत के क्षेत्रफल की जो माप होगी वह आयत की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होती है। अगर आपको आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी हो,
कि इस आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और दोनों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो हमको विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। इसके अगर विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, आयत की जो लंबाई है और आयत की जो चौड़ाई है उनका वर्ग करेंगे, आयत की लंबाई का वर्ग, उसकी चौड़ाई का वर्ग और दोनों का योगफल ज्ञात कर लेंगे और योगफल का निकाल देंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह आयत की लंबाई विकर्ण की लंबाई कहलाएगी। तो ये थे आयत के गुण। अब हम अगले चतुर्भुज पर चलते हैं। अगला चतुर्भुज है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है? देखिए, एक चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं वर्ग कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो और सभी कोण भी बराबर होते हैं, उनको वो कहलाता है वर्ग। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर होगी और ये चारों कोण भी समकोण होते हैं, चारों कोण बराबर भी रहते हैं। अब वर्ग के गुण हैं, सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। देखिए, चतुर्भुज की जो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वे एक सम्मुख भुजाएं समांतर भी रहती हैं और चारों भुजाओं की लंबाई भी बराबर होती है। सभी कोण समकोण होते हैं। इस वर्ग के जो चार कोण होते हैं प्रत्येक कोण की माप होती है 90 डिग्री। समकोण का मतलब है 90 डिग्री। विकर्ण बराबर होते हैं। इस वर्ग के जो दोनों विकर्ण होते हैं इनकी लंबाई भी बराबर रहती है और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और ये जो विकर्ण है ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर भी रहती है और दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर कोण का निर्माण होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अगर आपको इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, कि विकर्ण की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो इस वर्ग की जो भुजा की लंबाई है उसकी गुणा आप कर देंगे वर्गमूल 2 से। वर्गमूल 2 की गुणा कर देंगे वर्ग की भुजा की लंबाई से तो आपको विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी। अगर आपको इसकी परिधि परिमाप ज्ञात करनी है, परिमाप लिखिए यहां पर, अगर आपको वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी है कि इसकी चारों ओर की ये लंबाई, ये दूरी कितनी होगी, चारों ओर अगर हम इस वर्ग के एक तार लपेट दें उस तार की लंबाई कितनी होगी, अगर इस तरह के प्रश्न को हल करना है तो हमको इस वर्ग की परिमाप ज्ञात करनी होगी और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग की एक भुजा की जो लंबाई होगी उसकी गुणा अगर हम 4 से कर देंगे तो वर्ग की परिमाप ज्ञात हो जाएगी। अब अगर आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसके अंदर कितनी जगह इस आकृति ने घेर रखी है तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वर्ग का भुजा का वर्ग। वर्ग की भुजा की जितनी भी लंबाई है उसका हम वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक दूसरा तरीका है, अगर विकर्ण की लंबाई आपको पता हो वर्ग के तो उसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसको 2 से भाग कर देंगे और 2 से भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही इस वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो दोनों तरीके हैं। अगर भुजा की माप आपको ज्ञात हो वर्ग की तो उसका बस वर्ग कर देंगे। अगर विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो तब हमको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का तो विकर्ण की लंबाई का वर्ग करेंगे और फिर उसको 2 से भाग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला चतुर्भुज है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज कैसा है? एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर रहती हैं और जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज जो है एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, पर इसकी जो सभी भुजाओं की लंबाई होगी वह होती है बराबर। समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई रहती है बराबर और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। समचतुर्भुज के गुण है कि विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, कि आमने सामने जो सम्मुख भुजाएं होती हैं इस चतुर्भुज की वह होती हैं समांतर। और विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसके विपरीत कोण बराबर रहते हैं। समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं। इस कोण की माप इस वाले कोण की माप के बराबर होगी, इस कोण की माप इस कोण के बराबर होगी।
तो समचतुर्भुज जो होता है उसके जो सम्मुख कोणों की माप होती है वह रहती है बराबर। फिर अगला गुण है इसका, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर इसके दोनों विकर्णों की बात करें, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होना होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो विकर्ण होते हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहां पर कोण का निर्माण होता है 90 डिग्री का। ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं कि जिस बिंदु पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वह बिंदु इन विकर्णों का मध्य बिंदु भी होता है, बीच वाला बिंदु। तो दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगा, ये प्रत्येक विकर्ण को ये बिंदु दो बराबर हिस्सों में बांटेगा और इस बिंदु पर इन विकर्णों के बीच में जो कोण का निर्माण होगा वह होगा 90 डिग्री का। उसके बाद अगर आपको देखिए, ए ए का मतलब है वर्ग की इस समचतुर्भुज की भुजा की माप, और प्रत्येक चतुर्भुज में समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की माप बराबर होती है। अगर इस भुजा की माप हम ए मान लें, चारों भुजाओं की माप ए हो और विकर्ण की लंबाई, दोनों विकर्ण, ए विकर्ण की लंबाई d1 मान लें और दूसरे विकर्ण की लंबाई d2 रख लें, तो उनके बीच में एक संबंध है, पहले विकर्ण का वर्ग और दूसरे विकर्ण का वर्ग का जो योगफल होगा वो भुजा की लंबाई के वर्ग के 4 गुने के बराबर आता है। ये संबंध है दोनों विकर्णों और वर्ग की भुजा के बीच में। इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई और इसके दोनों विकर्णों के बीच में यह संबंध होता है कि समचतुर्भुज के पहले विकर्ण का वर्ग, दूसरे विकर्ण का वर्ग, दोनों वर्गों का योगफल, दोनों विकर्णों की लंबाई के वर्गों का जो योग है वह इस समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर रहता है। फिर अगला गुण है, विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। इस समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। शीर्ष पर ये कोण बन रहा है, इस शीर्ष पर भी एक कोण बन रहा होगा, तो इस कोण की माप को वह दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। फिर अगला गुण है, किसी भी दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के जैसे एक ही भुजा पर बने जो दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग रहेगा 180। इस भुजा पर देखिए एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये, तो इन दोनों का कोणों का योगफल आएगा 180। इस भुजा की बात करें तो एक कोण ये है और ये दोनों आसन कोण है, तो इन दोनों कोणों का योगफल रहेगा 180 डिग्री। तो ये थे समचतुर्भुज के गुण। अब अगला चतुर्भुज देखिए, अगला चतुर्भुज है यहां पर समलंब। समलंब कैसा चतुर्भुज है इसको समझते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो, जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और शेष दो सम्मुख भुजाएं समांतर न हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इस आकृति में आप देख रहे होंगे कि ये जो दो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने वाली जो ये दो भुजाएं ये तो समांतर हैं, पर ये दोनों सम्मुख भुजाएं ये समांतर नहीं है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजा, एक सम्मुख भुजा का जो युग्म होता है वह तो समांतर रहता है और दूसरा सम्मुख भुजा का जो युग्म होता है वह समांतर नहीं होता है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का गुण है, अगर इस समलंब चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अगर आपको इस समलंब आकृति का ये क्षेत्र पता करना है कि कितनी कितनी जगह इस आकृति ने घेर रखी है, तो इसकी माप पता करने के लिए आपको ये सूत्र याद रखना होगा कि 1/2 गुणा जो दो समांतर भुजाओं का युग्म है, इन दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई का योग लिखेंगे, दोनों लंबाई को जोड़ देंगे और फिर गुणा करेंगे इन दो समांतर रेखाओं के बीच की जो ये न्यूनतम दूरी है, ये जो न्यूनतम दूरी है, ये जो ऊंचाई है इस समलंब की, इन समांतर रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी वही इस समलंब की ऊंचाई कहलाएगी। तो ऊंचाई का गुणनफल करेंगे समांतर भुजाओं के योग से और फिर गुणा कर देंगे 1/2 से, तो आपको इस समलंब आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला चतुर्भुज है हमारा पतंग। देखिए पतंग की परिभाषा है, पतंग एक चतुर्भुज है जिसमें आसन भुजाओं के दो अलग अलग जोड़े होते हैं। आसन भुजाओं के दो अलग अलग जोड़े होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो
पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो आसन भुजाओं के जोड़े होते हैं। जैसे एक भुजा ये है और एक भुजा ये दोनों आसन भुजा हैं और इनकी लंबाई होगी बराबर। उसी प्रकार दो आसन भुजा ये वाली है, इनकी लंबाई बराबर है। तो दो आसन भुजाओं के जोड़े होते हैं। एक पतंग जो चतुर्भुज है उसमें दो आसन भुजाओं के जोड़े होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है। देखिए ये दो आसन भुजाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है। ये दोनों आसन भुजाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है। आसन भुजाएं कह लीजिए या संलग्न भुजाएं, ऐसी दो भुजाएं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो उनको हम आसन भुजाएं भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है संलग्न भुजाएं। तो ऐसी दो आसन भुजाओं के जोड़े जिनकी लंबाई बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज में चार रेखाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं और उन चार भुजाओं में दो दो आसन भुजाओं के जोड़े बनाएंगे। अगर उन दो आसन भुजाओं के जोड़ों की लंबाई बराबर है, जैसे ये इसकी लंबाई इसके बराबर, इन दोनों आसन भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ये चतुर्भुज कहलाएगा पतंग। और इसके जो दो विकर्ण होते हैं, जैसे ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, इन दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, इनके बीच का कोण रहता है 90 डिग्री का। अब इसके गुण है, पतंग चतुर्भुज के कुछ गुण हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इस आकृति के, इस चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है, कि जो बड़ा वाला विकर्ण है ये जो विकर्ण है ये छोटे वाले विकर्ण को समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांटता है। बड़े वाले जो ये विकर्ण है ये इस छोटे वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट देता है। फिर अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। कि इस चतुर्भुज के जो दो विकर्ण हैं उनकी लंबाई के गुणनफल का अगर हम आधा कर देंगे तो हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर अगला गुण है दो सम्मुख कोण बराबर तथा शेष दो सम्मुख कोण बराबर नहीं है। पतंग के जो दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं और शेष दो जो सम्मुख कोण होते हैं वह बराबर नहीं होते। अब यहां देखते हैं कौन से दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो दो असमान भुजाओं के बीच का कोण अन्य दो असमान भुजाओं के बीच के कोण के बराबर होते हैं। अगर हमारे पास एक चतुर्भुज है ये पतंग, इसमें जो दो असमान भुजाएं हैं, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। उसी प्रकार ये दोनों भुजाओं की लंबाई ये एक के बराबर नहीं होंगी। तो दो असमान भुजाओं के बीच में जो ये कोण बन रहे हैं इन दोनों कोणों की माप बराबर रहती है। दो असमान भुजाओं के बीच में जो कोण बनेंगे उन कोणों की माप तो बराबर होगी और जो शेष कोण है इन दोनों कोणों की माप बराबर नहीं होगी। तो ये थे पतंग के कुछ गुण। अब हम पढ़ते हैं उत्तल चतुर्भुज के बारे में। उत्तल चतुर्भुज क्या होता है? एक उत्तल चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। उत्तल चतुर्भुज में सभी विकर्ण चतुर्भुज के आंतरिक भाग में होते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण, एक अंतः का मतलब जो उसके अंत्य क्षेत्र में बनते हैं। चतुर्भुज में, प्रत्येक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चारों कोण, चतुर्भुज के जो चारों अंत्य कोण होते हैं, अंदर के क्षेत्र में जो बने हुए कोण है, ये चारों कोण, अगर इन चारों कोणों की माप 180 डिग्री से कम होती है तब इस चतुर्भुज को हम कहेंगे उत्तल चतुर्भुज। और उत्तल चतुर्भुज की विकर्णों की विशेषता है कि इसके सभी विकर्ण जो होंगे उत्तल चतुर्भुज के वो अंत्य क्षेत्र में होते हैं। देखिए ये एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, दोनों विकर्ण इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस चतुर्भुज के अंत्य क्षेत्र में ही स्थित है। तो इस चतुर्भुज को हम कहेंगे उत्तल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण की माप 180 डिग्री से कम हो। और अवतल चतुर्भुज इसका विपरीत है। अब एक अवतल चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका कम से कम एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है। अवतल चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके सभी अंत्य कोणों में से एक कोण, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक माप का होता है। जैसे इस आकृति में यहां पर देखिए, ये तीनों कोण जो हैं, ये तीनों कोण तो
180 डिग्री माप से कम माप के कोण है, पर ये वाला जो अंतः कोण है ये 180 डिग्री माप से अधिक माप का कोण है। इसलिए इस चतुर्भुज को हम कहेंगे अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी अंत्य कोणों में से कम एक कोण की माप तो 180 डिग्री से अधिक होती है। और अवतल चतुर्भुज के जो सभी विकर्ण होते हैं उनमें से सभी विकर्ण चतुर्भुज के आंतरिक भाग में नहीं होते। अगर इसके विकर्णों की बात करें, उत्तल चतुर्भुज में के विकर्ण तो सभी विकर्ण तो इसके अंत्य क्षेत्र में ही आ जाते हैं, पर अवतल चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे इसके अंत्य क्षेत्र में नहीं होते। जैसे देखिए ये वाला विकर्ण तो अंत्य क्षेत्र में है, पर ये वाला विकर्ण अंत्य क्षेत्र में नहीं है, ये बाहर की ओर आ गया है। तो उत्तल चतुर्भुज के सभी विकर्ण अंत्य क्षेत्र में होते हैं। अवतल चतुर्भुज के जो सभी विकर्ण हैं वह अंत्य क्षेत्र में नहीं होते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं। अब हम इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 10A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी वो हमने अभी पीछे समझ ली है। अब उस आधार पर हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए कि कौन सा कथन सत्य है, सही है, और कौन सा कथन यहां पर गलत लिखा हुआ है, असत्य लिखा हुआ है। ये हमको यहां पर बताना है कि पहला कथन देखिए, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ये सही बात यहां पर लिखी हुई है, ये हो जाएगा सत्य। ये सत्य कथन लिखा हुआ है कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। फिर अगला कथन है चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। देखिए अभी हमने चतुर्भुज के विभिन्न प्रकार पढ़े, तो कुछ प्रकार में चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं, कुछ प्रकार में कुछ ऐसे भी चतुर्भुज थे जिनमें सभी भुजाओं की माप बराबर नहीं भी होती है। तो यह कथन तो लिखा हुआ है असत्य कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर तो नहीं होती, कभी बराबर होती हैं, कभी बराबर नहीं भी होती हैं। अगला कथन है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं का मतलब होता है, सम्मुख मतलब समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती है, तो ये जरूरी तो है नहीं है। अगर समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वह तो सदैव समांतर रहती हैं, पर यहां पर लिखा हुआ है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समांतर नहीं होंगी, हमेशा समांतर नहीं रहती। कुछ ऐसे भी चतुर्भुज हैं, ऐसे भी चतुर्भुज होंगे जिनमें सम्मुख भुजाएं सदैव समान नहीं होंगी, तो यह कथन भी है असत्य। वर्ग वह सम चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। हाँ देखिए वर्ग अभी हमने पढ़ा था, वर्ग एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और सम चतुर्भुज के चारों कोण बराबर नहीं होते, पर वर्ग के चारों कोण बराबर भी होते हैं और समकोण भी होते हैं। तो ये कथन तो यहां पर सत्य लिखा हुआ है। ये जो सम चतुर्भुज है, वर्ग एक प्रकार का सम चतुर्भुज भी है और उसके चारों कोण समकोण होते हैं। फिर अगला कथन है आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। देखिए आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर भी हो। पर आयत में कुछ इससे अलग एक विशेषता यह होती है, आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, पर इसके चारों कोण सदैव समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में चारों कोण समकोण होना आवश्यक नहीं होता है। तो आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। आयत में इस समांतर चतुर्भुज की कंडीशन भी आती है, पर इसमें एक नई कंडीशन ये होती है कि ये आयत का प्रत्येक कोण समकोण भी होता है, 90 डिग्री माप का भी होता है। यह कथन भी सत्य लिखा हुआ है। फिर आगे है चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यह भी हमें आगे अभी नहीं पढ़ा था, पर आप यहां पर याद रखेंगे इसको कि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोण, चतुर्भुज में चार अंत्य कोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। यह कथन है सत्य लिखा हुआ है। अगला कथन देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण देखिए अभी हमने यहां पर पढ़ा था,
ये था समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की विकर्ण, अगर हम इस चतुर्भुज के विकर्णों की बात करें तो इस विकर्ण की जो लंबाई है और इस वाले विकर्ण की जो लंबाई है, दोनों विकर्णों की लंबाई अलग होगी, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो यह वाला कथन हमारा हो जाएगा असत्य। फिर आगे है, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए, अगर यहां पर समांतर चतुर्भुज लिखा होता तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो एक दूसरे को सदैव समद्विभाजित करते हैं, पर चतुर्भुज लिखा हुआ है तो चतुर्भुज में एक कंडीशन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर केवल चतुर्भुज लिखा हुआ है। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह कथन आपका हो जाएगा असत्य। अगर यहां पर लिखा होता समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अब यह कथन सत्य हो जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमशः उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताइए। अब इस प्रश्न में कुछ चतुर्भुज आकृतियां हमको दी गई हैं, चतुर्भुज की आकृतियां यहां पर दी गई हैं। प्रत्येक चतुर्भुज का हमको भुजाओं का नाम बताना है, शीर्षों का नाम बताना है और इसके विकर्णों और कोणों का नाम हमको बताना है। चलिए, पहली आकृति जो है नंबर 1 पर जो चतुर्भुज दिया गया है, इसके शीर्षों का नाम लिखते हैं पहले। तो शीर्षों का नाम, जहां पर दो रेखाएं मिलती हैं जिस बिंदु पर, वे कहलाती हैं, चतुर्भुज को बनाने वाली दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वही उसके शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष यहां पर हो जाएगा डी, दूसरा शीर्ष है यहां पर ई, तीसरा शीर्ष है यहां पर एफ और चौथा शीर्ष है यहां पर जी। फिर भुजाओं की बात करते हैं। तो भुजा है इस चतुर्भुज की, एक भुजा है डीई, दूसरी भुजा है ई एफ और ई एफ, तीसरी भुजा है एफ जी और चौथी भुजा है जी डी, चौथी भुजा है जी डी। चार भुजाएं। उसके बाद हमको इसके कोणों के नाम लिखने हैं, कोण, चतुर्भुज के कोणों के नाम लिखने हैं। तो यहां पर एक कोण तो हो जाएगा, देखिए शीर्ष डी पर एक कोण बना हुआ है, शीर्ष डी पर कौन सा कोण है, देखिए इसको लिखते हैं कोण डी। फिर शीर्ष ई पर जो कोण बना हुआ है इसका नाम लिखेंगे कोण ई। शीर्ष एफ पर एक कोण बना हुआ है तो इसको लिखते हैं कोण एफ। शीर्ष जी पर एक कोण बना है तो इसको लिखेंगे कोण जी। उसके बाद हमको विकर्ण का नाम लिखना है, इस आकृति में जो विकर्ण दिया गया है, विकर्ण, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाखंड बनता है उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो इस आकृति में एक ही विकर्ण बना रखा है तो इसका नाम है डी एफ, डी एफ। अब अगला चतुर्भुज देखते हैं। इस चतुर्भुज के पहले हम शीर्षों का नाम लिखेंगे। इस चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज जिन चार सरल रेखाओं से घिरा होता है, उन जहां पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं वही चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। तो एक शीर्ष यू हो जाएगा, दूसरा शीर्ष वी, फिर डब्ल्यू और ये एक्स। तो यहां पर चार शीर्ष हैं, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स। फिर इस चतुर्भुज की भुजाओं के नाम लिखते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और इस चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं यू बी, यू वी, दूसरी भुजा है वी डब्ल्यू और तीसरी भुजा है डब्ल्यू एक्स और चौथी भुजा है यहां पर एक्स यू। फिर आगे कोण, एक कोण के नाम लिखते हैं। प्रत्येक शीर्ष पर एक कोण बनता है तो एक कोण यहां पर बनेगा तो इसको लिखेंगे कोण यू। फिर कोण वी, तीसरे कोण का नाम हम लिखेंगे कोण डब्ल्यू और चौथे कोण का नाम लिखेंगे कोण एक्स। फिर हमको इस चतुर्भुज के विकर्ण का नाम लिखना है। तो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण यहां पर दिए हुए, एक विकर्ण है यू डब्ल्यू और दूसरा विकर्ण है यहां पर वी एक्स, ये वी एक्स, वी एक्स। अब हम तीसरे चतुर्भुज के शीर्षों, भुजा, कोण और विकर्ण के नाम लिखेंगे। इस चतुर्भुज के शीर्ष देखिए क्या क्या है। एक शीर्ष है क्यू, दूसरा शीर्ष है आर, तीसरा शीर्ष है एस और चौथा शीर्ष है यहां पर टी।
फिर भुजा का अगर नाम लिखे तो क्यू आर, उसके बाद आर एस, दूसरी भुजा है एस टी, तीसरी भुजा एस टी है, और चौथी भुजा है टी क्यू। और कोणों का नाम लिखते हैं अब। कोण, प्रत्येक शीर्ष पर एक कोण बनेगा, तो एक कोण है क्यू, दूसरा कोण है आर, तीसरा कोण है कोण एस, और चौथा कोण है कोण टी। अब विकर्ण का नाम लिखते हैं। विकर्ण, तो इस आकृति में, इस चतुर्भुज में केवल एक ही विकर्ण बनाकर दिया हुआ है, वो है आर टी। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष, भुजा, कोण और विकर्ण के नाम लिखने के लिए हमसे कहा गया था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 95 डिग्री, 110 डिग्री हैं। चौथे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में किसी चतुर्भुज के 4 कोणों में से 3 कोण की माप दी गई है और चौथे कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अभी हमने जब प्रश्न संख्या 1 हमने हल की थी, सत्य असत्य, वहां पर मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। तो इस चतुर्भुज के भी चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। और यहां उन चारों कोण में से 3 कोणों की माप हमको दी गई है, चौथे कोण की माप नहीं दी गई है। तो जिस कोण की माप हमको ज्ञात नहीं है और जो संख्या हमको ज्ञात नहीं होती, उसको हम किसी चर राशि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना चौथे कोण की माप, माना चौथे कोण की माप की माप x डिग्री है। तो चौथे कोण की माप हमको ज्ञात करनी थी, वह हमने मान ली है x डिग्री। और हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल सदैव 360 डिग्री होता है। तो इस बात को यहां पर लिखते हैं, चूंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो यहां पर भी 4 कोण है। देखिए, एक कोण की माप है, इसलिए 75 डिग्री प्लस 95 डिग्री और प्लस 110 डिग्री और प्लस चौथे कोण, अगर इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल हमको मिलेगा 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए, 5 5 10 का 0 हासिल लगा, एक 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 2 और 9 हो जाएंगे 11 और 7 हो जाएंगे 18, 8 हासिल लगा एक और एक, ये हो जाएंगे 2, प्लस इन सबको जोड़ने पर हमको मिल गया है यहां पर 280 प्लस x डिग्री बराबर में 360 डिग्री। अब ये प्लस का 280 डिग्री दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो 360 डिग्री में से हम घटा देंगे 280 डिग्री। x बराबर हमको मिलेगा, और 0 16 में से 8 घटाने पर 8, ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो चौथे कोण की माप हमने मानी थी x डिग्री, और x डिग्री का मान यहां पर आ गया है 80 डिग्री, और यही हो जाएगा इस चतुर्भुज के चौथे कोण की माप। प्रश्न में हमको किसी चतुर्भुज के 3 अंत्य कोणों की माप दी गई थी, चौथे अंत्य कोण की माप हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। और चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो चौथा कोण हमको ज्ञात करना था, और जो राशि हमको ज्ञात करनी होती है उसको हम चर राशि द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो 3 कोण की माप तो दी गई है, चौथे कोण की माप हमको पता नहीं थी, तो हमने x मान लिया। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 360 आएगा, और यहां से इसको सरल करके हमने x का मान पता कर लिया है, वह आ गया है 80 डिग्री। तो चौथे कोण की माप है 80 डिग्री। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 डिग्री और 120 डिग्री के हैं, तो शेष दोनों कोण समान हैं, तो उनके मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि एक चतुर्भुज के 2 कोणों की माप तो हमको दी गई है, और जो 2 शेष कोण रह गए हैं, दोनों की माप समान है। वे जो 2 शेष कोण हैं उनकी माप बराबर है,
और अब हमको उन कोणों की का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 4 कोण में से 2 कोण की माप तो हमको दी गई है, बचे हुए 2 कोणों की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और साथ भी ये बताया गया है कि जो शेष 2 कोण है जिनकी माप हमको बतानी है, उनकी लंबाई, उनकी माप भी बराबर है, समान है, ये हमसे कहा गया है। तो हमको जो 2 शेष कोण यहां पर पता करने हैं, उनको हम मान लेते हैं किसी चर राशि द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो मानते हैं, माना शेष प्रत्येक शेष प्रत्येक कोण की माप, कोण की माप x डिग्री है, कि 2 शेष कोण रह गए हैं, दोनों की माप x डिग्री है, ये हमने मान लिया है। प्रत्येक का मतलब है दोनों की माप। और लिखते हैं चूंकि चतुर्भुज के प्रति चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग का योगफल 360 डिग्री होता है, तो इस चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं उनको। पहला कोण 60 डिग्री माप का है, दूसरा कोण 120 डिग्री माप का है, और शेष 2 कोण हैं उनकी माप हमने x डिग्री मानी है, तीसरे कोण की माप भी और चौथे कोण की माप भी x। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो योगफल हमको मिलेगा 360 डिग्री। अब 60 और 120 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस x डिग्री में x डिग्री जोड़ेंगे तो 2x डिग्री हो जाएगा, बराबर में 360 डिग्री। ये 2x डिग्री तो इधर ही रखेंगे बाएं पक्ष में, 180 डिग्री दाहिनी ओर ले जाएंगे, 360 डिग्री में से घटा देंगे 180 डिग्री। तो 2x डिग्री बराबर 360 में से 180 घटाने पर हमको मिलेगा 180। तो इधर गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो 180 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो यहां पर x डिग्री का मान हमको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो जो 2 शेष कोण यहां पर बचे थे जिनका माप हमको ज्ञात करना था, प्रत्येक कोण की माप है 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है। तो ये हमारे इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न में 2 कोणों की माप हमको दी गई थी, शेष 2 कोणों की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो शेष 2 कोणों की माप 90 डिग्री है। अब सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृति खींचिए। तो प्रश्न संख्या 5 में हमको दिए गए चतुर्भुजों की आकृति खींचने के लिए कहा गया है। तो समलंब, देखिए समलंब एक पहली आकृति हम बना लेते हैं। समलंब क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक सम्मुख भुजा का युग्म तो समांतर रहता है और शेष सम्मुख भुजा का जो युग्म रहता है वह होता है असमांतर। तो हम अगर पहली वाली आकृति बनाए, ये पहली आकृति बनाए समलंब, तो समलंब इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसमें एक भुजा का, सम्मुख भुजा का जो युग्म होता है वह रहता है समांतर और शेष सम्मुख भुजा का युग्म असमांतर होता है। दूसरी आकृति है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके सभी अंत्यकोणों की माप 180 डिग्री से कम होती है और इसके विकर्ण, सभी विकर्ण अंत्य क्षेत्र में ही होते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज, देखिए जो समलंब बनाया है ये भी एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसके प्रत्येक कोणों की माप जो रहेगी वो 180 डिग्री से कम है। तो एक समांतर चतुर्भुज हमने ये बना लिया है और इसमें प्रत्येक कोण की जो माप है वह 180 डिग्री से कम ही रहेगी। तो ये एक है उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, और ये एक है समलंब चतुर्भुज। अब नंबर 3 पर जो आकृति बनानी है हमको वह है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके सभी अंत्य कोणों में कम से कम एक कोण की तो माप 180 डिग्री से अधिक होती है। ऐसे चतुर्भुज को हम अवतल चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रकार की आकृति बना देते हैं। देखिए ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री से अधिक माप का होगा, तो ये है अवतल चतुर्भुज। इसमें एक कोण तो कम से कम 180 डिग्री से अधिक माप का होता है। पतंग, पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें 2 आसन भुजाओं का जो युग्म होता है वह बराबर होता है, 2 आसन भुजाओं का युग्म बराबर होता है। जैसे पतंग की आकृति बना लेते हैं, तो ये 2 आसन भुजा, इनकी लंबाई
ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये दूसरी भुजा जो दो आसन भुज शेष दो आसन भुजाओं का युग्म बराबर है ये। तो ये हो जाएगी पतंग वाली आकृति। ये दोनों आसन भुजा बराबर हैं और ये वाली दोनों आसन भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो ये हो गई है पतंग। तो प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 10A भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने अभ्यास 10A के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अभ्यास 10B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे।